हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइंस के अंदर एंगल बिटवीन टू लाइंस का पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था। तो उसके आगे जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक अभी हम देखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे, मान लो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अब जैसे कि मानते हैं, मैंने यहां पे लिखा y बराबर m1x प्लस c1, लेट से। ठीक है, y बराबर m1x प्लस c1। तो अगर ये किसी लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा हुआ है, जिस लाइन का स्लोप m1 है और इंटरसेप्ट क्या है, c1 है। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में इस साइड के पैरेलल होगी ये वाली साइड। तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है, तो अगर ये y बराबर m1x प्लस c1 है, तो सामने वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी, इसका स्लोप भी सेम होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर m1x प्लस c2। कॉन्स्टेंट वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी। इन केस ऑफ, इसके केस में बात करें, ABCD हो गया, BC देख लेते हैं। इसको मैंने लिखा y बराबर m2x प्लस d1, और इसको लिखा y बराबर, स्लोप सेम होगा तो इसको लिखा m2x प्लस d2। इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनेगा। इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, तो ये होता है बेस इंटू कोरेस्पॉन्डिंग हाइट। बेस इंटू हाइट लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ AB इज द बेस, तो AB बेस के लिए जो अगर हाइट होगी, वो ये जो पार्ट है ना, दिस इज H, और ये आपकी हाइट होगी। ये H जो होगा वो क्या होगा, इस बेस के लिए हाइट होगा। मान लो कि ये लाइन जो है वो आपस में ये थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर थीटा है। तो आप ये समझ पा रहे होगे कि बेस जो है वो इसका AB है। बेस जो है वो इसका AB है। और ठीक है, अच्छा एक और बात देख लो, लेट्स से, और हाइट क्या है, H है। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, दिस इज डिफाइंड एज P1 इंटू P2 कॉस थीटा। वाई P1 इंटू P2 कॉस थीटा, वेयर P1 एंड P2 आर द डिस्टेंसेस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन। ठीक है, तो कह रहा है P1 और P2 क्या है, जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच की डिस्टेंसेस हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइड्स। नोट दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बाउंडेड बाय लाइन y बराबर m1x प्लस c1, m1x प्लस c2, m2। ये मैंने आपको बना के बता दिया कि इस तरह सिचुएशन बन रही है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो एरिया वो आप कैसे लिखोगे, एरिया शुड बी रिटन एज P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा है। इसको आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, इसको आप लिख सकते हो कोसेक थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज P1, तो P1 क्या होता है, ये जानते हो आप। P1 होता है किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, तो लेट से अगर मैं P1 को डिफाइन करूं, P2 को डिफाइन करूं, तो अपने को, अच्छा P1 और P2 क्या है, दोनों लाइनें जो है पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस के केस में जो डिस्टेंस आती है वो अपने को पता है कांस्टेंट, मतलब C1 माइनस C2 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आती है। तो मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ अगर इस लाइन और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये पैरेलल लाइन है तो इनके बीच की डिस्टेंस को P1 माना हुआ है। ठीक है, और ये जो पैरेलल लाइंस है इनके बीच की दूरी को P2 माना हुआ है। तो अगर हम वहाँ से बात करें, H से कन्फ्यूज मत, चलो मैं H मिटा ही दे रहा हूँ, है ना, H को हटा दे रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, ऐसे समझ लें। ठीक है, अगर इससे भी परपेंडिकुलर डाल दो तो P1 जो हो जाएगा, अगर इनके बीच की दूरी निकालोगे तो कितना आएगा। देखो एरिया अगर मैं लिखूं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आगे। तो एरिया अगर मैं लिखूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, ध्यान दें P1 क्या होगा, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखो y वाला टर्म तो जीरो है, तो 1 प्लस m1 स्क्वायर आ जाएगा। तो मॉड के अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस
1 प्लस m1 स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज P1 एंड व्हाट इज P2। P2 अगेन क्या होगा, अगेन दीज लाइन्स आर पैरेलल। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर, है ना। तो आप ये लिखेंगे मॉडुलस d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। इज इट करेक्ट। तो दिस इज एरिया, ठीक है। अगर ये लिखा एंड व्हाट इज कोसेक थीटा। अगर मैं यार कोसेक थीटा की बात करूं तो मेरी बात सुनना, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल, है ना, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने, व्हाट इज टेन थीटा। टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा इज m1 माइनस m2, है ना, अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज दिस m1 माइनस m2 एंड बेस इज 1 प्लस m1 m2। तो ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज आएगी 1 प्लस m1 स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करोगे इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है, इंटू कोसेक थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, इंटू कोसेक थीटा आता है, कोसेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर इज m1 माइनस m2। तो इंटू वाला पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंटू अंडर रूट, ठीक है ना, ये इंटू वाला पार्ट लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इज व्हाट, m1 माइनस m2 का मॉड, ठीक है। मॉड क्यों ले रहा हूँ पता ही अपने को। तो ध्यान से देखो यार, ये जो अंडर रूट दिस वैल्यू दिस गेट कैंसल आउट विद द न्यूमरेटर, है ना, ये न्यूमरेटर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये सब मिलके वैनिश हो जाएंगे, सेम चीजें। तो व्हाट वी विल गेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉड c1 माइनस c2 मॉड d1 माइनस d2 अपॉन मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता है कि व्हाट इज c1 c2, व्हाट इज d1 d2, व्हाट इज m1 m2, करेक्ट। तो दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बीच में एक और आर्टिकल है वो हम पढ़ेंगे, तो पहले आप सभी लोग ये लिखें, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज P1 P2 cos sin अपॉन साइन थीटा। कैसे आ रहा है, यहाँ पर पैरेललोग्राम में अपने को पता होना चाहिए दो साइड्स पैरेलल होती हैं। तो मैंने जो AC लिया, AB लिया है, इसके पैरेलल CD लिया है, BC के पैरेलल AD लिया है। इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप भी m1 होगा क्योंकि लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ कांस्टेंट c1 लगा है तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर दी, c2 कर दिया। सेम तरीके से दिस इज y इक्वल्स टू m2x प्लस d1 और ये हो जाएगा y बराबर m2x प्लस d2, ठीक है, नोट करें। ठीक है, ये अभी नहीं, ये नोट करें। तो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये कब, जब आपको लाइंस की इक्वेशंस दे रखी है ना, चारों लाइंस दे रखी हैं, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। करेक्ट। अब देखें,
अगला क्या कह रहा है, अगला है पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। ठीक है, अब ये एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइन्स के अंदर जो कि है ना जेईई मेंस प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि आपको पोजीशन ऑफ, जैसा कि उसके आर्टिकल से क्लियर हो रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट है ना, पॉइंट की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू लाइन, लाइन के रिस्पेक्ट में अपने को पोजीशन की पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करनी है। लेट से पढ़ लेते हैं एक बार। गिवन लाइन ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, एक लाइन जो है वो ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड पॉइंट p x1 y1 q x2 y2 बी 2 पॉइंट्स। मान लेते हैं ये 2 पॉइंट हैं p और q। इफ द एक्सप्रेशन ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c have the same sign, then both the points p and q lie on the same side of the line, and if the quantities ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c have opposite signs, then they lie on the opposite sides of the line। ये आपने पढ़ा। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या मीनिंग है, वो हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं। ठीक है, देखें, जैसा कि मैं आपसे बोलूं, अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास एक लाइन दे रखी है, सुनना मेरी बात है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कोई लाइन हमेशा 2 रीजन बनाती है। एक, जब भी आप किसी लाइन की बात कर रहे हो तो लाइन हमेशा 2 रीजन बनाती है, एक पॉजिटिव रीजन और एक नेगेटिव रीजन, है ना। तो लेट्स से कि ये अगर पॉजिटिव रीजन बन रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव रीजन, है ना, करेक्ट। तो ये वाला जो है और क्या है उसके रिस्पेक्ट में जो है नेगेटिव मान लेते हैं, दिस इज नेगेटिव रीजन। अब इसका क्या कहने का मतलब है, ये मीनिंग क्या कहना चाह रहा है। लेट्स से दिस लाइन L, ये लाइन जो है L है, जिसको मैंने डिफाइन किया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। मान लो, अब क्या कह रहा है, कंडीशन क्या क्या सोचना मेरे में। 2 पॉइंट है तुम्हारे पास P और Q। मैं पहला केस ले रहा हूँ, केस फर्स्ट, है ना, केस फर्स्ट ले रहा हूँ। लेट्स से दिस इज लाइन। अब आपके पास 2 पॉइंट है P एंड Q। सपोज दिस इज पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड अनदर पॉइंट इज Q, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q इज x2 y2। इज इट करेक्ट? ये 2 पॉइंट है आपके पास, ठीक है। आपके पास 2 पॉइंट हैं P और Q। P जो है पॉइंट है वो x1 y1 है, Q जो है वो एक पॉइंट है x2 y2 है। तो ये पॉइंट x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2 चूंकि दोनों एक ही तरफ है, एक कंडीशन ये हो सकती है या तो दोनों सेम साइड हो या एक अलग तरफ हो और एक दूसरा अलग की तरफ। तो मैंने केस फर्स्ट माना है when P and Q lies on the same side of the line, है ना, on the same side। अगर ये सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, सुनो। सेम साइड पे लाई करने का मतलब, जैसे लाइन L, लाइन को मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, लाइन को L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुमने लाइन में P पॉइंट डाला, तो लाइन में क्या पॉइंट डाला, P पॉइंट डाला। लेट से कि लाइन में P पॉइंट डाला, वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पता लग जाएगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट से, क्या मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास लेट से द लाइन इज x प्लस वाई बराबर 3। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस लाइन को सारे एक तरफ लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, कॉन्स्टेंट भी उसी तरफ होता है, सामने की तरफ 0 लिखते हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद आप जैसे ही इसमें ना मान लेते हैं पॉइंट हमें दिया है, लेट से द पॉइंट इज 0,0। अगर मैं 0,0 इस लाइन पर रखता हूं तो इसका मतलब है 0 प्लस 0 माइनस 3, और माइनस 3 मिल रहा है। माइनस 3 कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस 3 नेगेटिव है, वही मैं बात कर रहा हूं। लेट से अगर यहाँ माइनस 3 होता तो 3 पॉजिटिव आ जाता। तो इस तरह से हम पॉइंट रखते हैं, वो हम और क्वेश्चंस में देख लेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्या मतलब है मेरी बात का। अब देखें आगे, जैसे कि लाइन में अगर आपने पॉइंट P डाला और वो 0 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो अगर सेम साइड है ना, सेम साइड है, तो लाइन में आपने पॉइंट Q डाला, ठीक है, वो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो। इसका मतलब है लाइन में पॉइंट P डालने पर और लाइन में पॉइंट Q डालने पर या तो प्रोडक्ट 0 से बड़ा आएगा, ये कंडीशन हो सकती है पहले केस में। अब केस 2 लेते हैं।
ठीक है, केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम साइड थे, दोनों पॉइंट क्या थे, सेम साइड थे। अच्छा मान लो ऐसा है, पॉइंट पी इस तरफ, क्यू इस तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है लाइन दो रीजन बनाएगी। तो ये वाला पॉइंट जो है पॉजिटिव रीजन में गिर रहा है, एक नेगेटिव में आ रहा है। तो कंडीशन क्या हो सकती है? अच्छा इसमें एक और केस हो सकता है, संभावना एक और हो सकती है। पहली संभावना तो ये हो सकती है, दूसरी संभावना ये हो सकती है कि लाइन में पी पॉइंट डाला, छोटा आ गया जीरो से, कॉमा लाइन में क्यू पॉइंट डाला, छोटा आ गया जीरो से। तो इस इक्वेशन से और इक्वेशन से, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव, तो हमेशा 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 आपको जो ना रिजल्ट यही मिलेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही तो आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इन द सेकेंड सिचुएशन लेट से अगर आपने पॉइंट पी डाला, ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, और लाइन में पॉइंट क्यू डाला, ये लेस देन जीरो आ रहा है, करेक्ट। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि अगर मैं लाइन एट पॉइंट पी इंटू लाइन एट पॉइंट क्यू, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन लेस देन, यानी कि लेस देन जीरो हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा बिल्कुल सेम तरीके से हो सकता है एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि लाइन पी जो है वो लेस देन जीरो आ जाए और ये वाला ग्रेटर देन जीरो आ जाए, करेक्ट। तब भी उस केस में इन दोनों से ही हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है, जो कि ये लिखा हुआ है सेंटर में। मतलब इस केस में क्या आ जाएगा? लेस देन जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हम चेक करेंगे, है ना, कि पोजीशन ऑफ दो अलग अलग पॉइंट, हम दो अलग अलग पॉइंट्स की एक लाइन के रेफरेंस में या लाइन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, इस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन चीज़ों को ना, समझ सकते हैं। तो पहले ये चीज़ लिखें, फिर इसको मैं और अच्छे से बता देता हूँ। तो पहले पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स वाला लिखें, फिर मैंने जो केस बना के जिस तरह से समझाया हुआ है आप इस तरह से इस चीज़ को नोट कर लें। क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, इसको हम इसके बाद करेंगे, आर्टिकल के बाद। लिखें थोड़ा सा स्लो चला लें। एसी टेम्परेचर बढ़ा के चला देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दो लाइंस हैं, दो पॉइंट हैं। लाइन हमेशा क्या है? ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, करेक्ट। लिखें ठीक है, तो ये पार्ट समझ गए। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम क्या कह रहे थे। मैंने पॉइंट 3 कंसीडर किए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में लिया है। बी अ पॉइंट एंड लेट ओ ए बी अ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस 0 0 √3/2 0 एंड 0 √3/2। तो मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं। पहला पॉइंट कंसीडर किया है साइन थीटा कॉस थीटा,
दूसरा पॉइंट कंसीडर किया, सॉरी पॉइंट जो है वो एक ही दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा। ये 3 वर्टेक्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, है ना। तो हमें ये कह रहा है कि फाइंड थीटा इफ द पॉइंट P, जिस पॉइंट जो है P जिसके कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा जिसका साइन थीटा है, ऑर्डिनेट कॉस थीटा है, तो अगर वो पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है तो अपने को ना थीटा चेक करना है, थीटा की रेंज देखनी है, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। सबसे पहली बात जो हमें ऑब्जर्व करनी है, और वो वैसे भी समझ में आना चाहिए, ये पॉइंट 0 0 यानी कि ये ओरिजिन है। पॉइंट √3/2, 0 ये पॉइंट जो है वो क्या है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। सो वाई कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, वो 0 होता है। तो अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो हमें वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम एक ज्योमेट्रिकली शेप हमारे दिमाग में आएगी तो वो किसकी आएगी, राइट एंगल की, जिसका वर्टेक्स क्या है, 0 0 है, करेक्ट। तो ये इंटरप्रेट तो करना आना ही चाहिए हमें, है ना। तो हमने ये बना लिया। जैसे मैंने ये बनाया तो उसी टाइम ये डिक्लेयर हो गया था कि ये पॉइंट 0 0 है, ठीक है, जो कि इसका वर्टेक्स है। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, ये दूसरा पॉइंट जो है वो √3/2, 0 है, और ये पॉइंट जो है वो है 0, √3/2। ये एक ट्रायंगल के वर्टेक्स है, ठीक है, जिसमें मैंने ये पॉइंट को A रखा है, दिस इज पॉइंट A, ये पॉइंट 0 और ये पॉइंट B। अब उसने क्वेश्चन में बोला क्या तुमसे, क्वेश्चन में बोला कि फाइंड थीटा इफ P लाइज इनसाइड द ट्राइंगल OAB, है ना। पॉइंट P जो है वो इसके कहीं अंदर की तरफ आ रहा है, पॉइंट P कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। अगर पॉइंट P अंदर की तरफ आ रहा है तो अपने को ना ये देखना है, आप ये सोचो, सिंपल सी बात, बहुत आसान सी बात है कि यार देखो, अगर मैं पॉइंट P की पोजीशन की बात करूं और ओरिजिन की बात करूं, अब हमें 2 पॉइंट मिल गए। अभी जो हमने आर्टिकल देखा उसी आर्टिकल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना मेरी बात। हमने क्या देखा कि 2 पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन। अगर मैं इस लाइन की बात करूं, यार सभी लोग इस लाइन की क्वेश्चंस लिख सकते हो, क्योंकि चैप्टर में हम यहां तक तो कवर कर ही चुके हैं कि लाइन की क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। तो मैं आपसे बोलूं, आपको इस लाइन की क्वेश्चन पता है, इस लाइन की क्वेश्चन पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट दोनों ही सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे मैं इस ये पॉइंट जो है लाइन पर रखूंगा, वो हमेशा क्या मिलेगा, करेक्ट है, दोनों सेम तरफ आ रहे हैं। और दोनों सेम तरफ आने का मतलब क्या है, देखो पहले तो आप एक काम चेक करो कि लाइन की इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन AB, करेक्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अगर हम लाइन AB की इक्वेशन की बात करें, चाहे तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म से लिखें या कैसे भी लिखें, इसका x इंटरसेप्ट बोलो √3/2, y इंटरसेप्ट बोलो √3/2, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन दिस, y अपॉन दिस इज इक्वल्स टू सेम। या फिर हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली x अपॉन y बराबर √3/2, हम तो बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे, x प्लस y, ये लाइन आ जाएगी, है ना। यू कैन यूज स्लोप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी x प्लस वाई। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x प्लस वाई माइनस रूट, देखो फंडामेंटल जो बताया मैं उसी से बिल्कुल सॉल्व कर रहा हूं, ये मैंने लिखा। अब मैंने तुमसे क्या बोला, तुम्हें ये पता लग रहा है यार ये पॉइंट P और ओरिजिन दोनों एक तरफ आ रहे हैं, दोनों एक तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं अगर इस लाइन L, इस लाइन को मैंने L से डिफाइन किया, अब मान लेते हैं आपने L पॉइंट जो है वो O डाल के चेक किया, जैसे ही आप O डाल के चेक करोगे क्या मिलेगा, माइनस अंडर रूट दिस बाई दिस विच इज लेस देन 0। इट मीन्स इट इज क्लियर दैट कि जो पॉइंट P पर जो पोजीशन आएगी वो भी 0 छोटी आएगी, क्योंकि अगर दोनों पॉइंट सेम तरफ लाई कर रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आना चाहिए, और वो प्रोडक्ट 0 से बड़ा तभी आ सकता है कि अगर ये नेगेटिव आ चुका है तो P पॉइंट के रेफरेंस में जब बात करेंगे तो वो भी 0 से छोटा आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो जैसे ही मुझे ये चीज़ समझ में आई तो मैंने लाइन में क्या किया, पॉइंट P रख दिया, क्योंकि मुझे थीटा की बात करनी है। तो जब मैंने लाइन में पॉइंट P रखा तो मुझे क्या मिला, देखो लाइन तो पता ही है अपने को, लाइन ये पता है। अब यहाँ पर रखो मेरे भाई, है ना, लाइन में आपने पॉइंट रखा तो आपको क्या मिला, साइन थीटा, x की जगह क्या, साइन थीटा, सॉरी y की जगह क्या, कॉस थीटा, करेक्ट है, y की जगह क्या, कॉस थीटा, ये आपने रखा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जैसे रखा, ये क्या आएगा, लेस देन 0। ये किससे छोटा आएगा, लेस देन 0। अब एक बात सोचो, जैसे मैं इस पॉइंट की अगर रिगार्डिंग बात करूं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
इज इक्वल टू, अगर √3/2 ऐसा लिखा जा रहा है, मेरी बात समझना, अगर आप ये चीज़ लिख रहे हो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू ये, बात समझ गए। अच्छा यहाँ से एक चीज़ ये देखो यार कि ये जो आ रही है आपकी वैल्यू, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या मैं 1/√2 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो उधर भी करना पड़ेगा, तो क्यों कर रहे हैं वो पता लग जाएगा। ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। इज इट क्लियर? इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा 1/√2 sin थीटा प्लस, तो साइन इस 1/√2 को cos π/4 लिख दूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, cos 45 sin थीटा प्लस sin 45 cos थीटा किसके बराबर, √3/2 के बराबर। साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन भी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। ये क्या आया, sin थीटा प्लस π/4 इज इक्वल्स टू √3/2। मेरी बात समझ में आई, sin थीटा प्लस π/4 क्या, √3/2। अब एक बात सोचो, मैंने क्या बोला कि अगर तुम पॉजिटिव क्वांटिटी से देख रहे हो, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने ये पॉइंट डाला तो अपने क्या मिला, छोटा मिल गया। इसका मतलब है इन जनरल मीनिंग क्या है कि देखो यार, ये सब चलो ये सब आपको समझ में आ गई, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर दे रहा हूँ। ये चीज़ मैं मिटाया, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्टली सोचूं, ठीक है, अब देखना, अगर हम डायरेक्टली सोचे तो ये चीज पे आप क्या करोगे, 1/√2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे, और 1/√2 अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है। 1/√2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज, परिवर्तन नहीं आएगा। तो जब कोई चेंज नहीं आएगा तो यार डायरेक्टली मैंने इसको क्या कह दिया, इसको कह दिया मैंने sin थीटा प्लस π/4। अब ये चीज़ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बताई, ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात सोचो, ये जो है sin थीटा, एक मिस्टेक मेरे से ये हो रही है कि जब आपने इसमें पॉइंट डाला लाइन में ना, तो लाइन यहाँ पर आपका बेसिकली क्या आएगा दोस्त, यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, क्योंकि लाइन तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो यानी कि sin थीटा माइनस समथिंग दिस, ये भी 0 से छोटा आना चाहिए, है ना, क्योंकि आपने जब लाइन क्या है x प्लस वाई माइनस 3√2 है, तो जब 0 पे ये छोटा आ रहा है तो इसमें भी 0 से छोटा आना चाहिए। यानी कि मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, आप तो ये समझ पा रहे होगे, देखो 1/√2 से ये तो मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पर ये √2 चलेगा, और जब ये √2 चलेगा तो माइनस, इसको प्रॉपर ऐसे समझ लो, ये लिखा हुआ है आपका माइनस √3/2 लेस देन 0। अगर मैं दोनों तरफ यही क्वांटिटी जोड़ दूं तो ये इधर भाग जाएगा, जब इधर भागेगा तो हम किसे कैसे लिखेंगे, √2 sin थीटा प्लस π/4 लेस देन √3/2। यानी कि यार आप कह सकते हो कि sin थीटा प्लस π/4 sin थीटा प्लस π/4 लेस देन √3/2, ये बात कह सकते हो आप। इसका अब एक सोचो, √3/2 साइन में थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, देखो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, थीटा लाई कर रहा है 0 से 2π। 0 से 2π का मतलब वो चारों क्वाड्रेंट में ना, पहले 0 से 360। तो अगर मैं यार इन जनरल आपसे पूछूं कि √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 60 डिग्री मिलता है, नहीं π/3 पे मिलता है, π/3 पे मिलता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin थीटा प्लस π/4, थोड़ा सा आगे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ sin थीटा प्लस π/4 लेस देन π/3। अगर मैंने ये लिखा, अब एक बात सोचो, ये π/3 से तो छोटा होगा, कहाँ से ये डिफाइन कर दिया गया स्टार्टिंग में, ये डिफाइन किया गया क्वेश्चन में डिफाइनिंग दे रखी है 0 से 2π के बीच में। तो दिस मीन्स कि आप जब बोलोगे इसको तो हम इसे लेंगे, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से कहाँ के बीच में, इसके बीच में लेंगे। अच्छा ठीक है साहब, तो बेसिकली एक चीज ये है ना, ये sin √3/2 आ रहा है ना, तो किसके बराबर होगा, sin π/3 के बराबर होगा ना।
तो इसको मैं लिख दूं साइन पाई बाई 3 और इसको मैं लिख दूं साइन 0, करेक्ट। साइन 0 लिख दें, या साइन 0 लिखने से अच्छा आप ये सोचें कि ये 0 से 2 पाई के बीच में 0 कहाँ पे होता है। 0 से 2 पाई के बीच में देखो ना भाई, कहाँ डिफाइन किया गया है। 0 से 2 पाई के बीच में पाई होता है ना। तो आप क्या करो, सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे पाई ले लो, है ना। साइन पाई पे भी तो 0 होता है, साइन पाई इज ऑलरेडी 0, और पाई क्या है इसके बीच में, तो मैं लिख दूं साइन पाई, करेक्ट। ठीक है साहब। अब देखिए आप इसको कैसे लिखोगे। अब आपका थीटा जो है ना वो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाई 4 जो होगा वो ग्रेटर देन पाई लेस देन पाई बाई 3। तो अगर मैं एक तरफ की इनइक्वालिटी को देखूं तो थीटा लेस देन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 और पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसे लिखा जा सकता है। तो यानी कि थीटा की जो रेंज आ जाएगी वो 3 पाई बाई 4 और इधर आ जाएगा ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, करेक्ट। इस तरह से हम थीटा निकाल सकते हैं। फाइन थीटा है ना, तो थीटा आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। नोट करें, थीटा जो है वो हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में डिफाइन किया गया है। 0 से 2 पाई के बीच में डिफाइन किया गया है। देखो ये क्या 0 से 2 पाई के बीच में आ रहे हैं, दिख रहा है 0.75 आ जाएगा ना, ये भी आ जाएगा, करेक्ट। यहां पर ना आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे भी एक और तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। कैसे मोल्ड कर सकते हैं, लेट से कि अगर आप यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला बनाओ ना तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, करेक्ट। लिखें, ठीक है। ये नया आर्टिकल है तो ये आपने लिखा। चलो अगला देखते हैं। अगला है कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। अच्छा, लाइंस के कॉन्करेंट होने का क्या मतलब है। कॉन्करेंट होने का मतलब होता है, और 3 लाइंस है इसमें अगर हम बात करें स्पेशली, है ना, तो लेट से कॉन्करेंसी जो है वो क्या है। अगर हम कॉन्करेंसी की बात करें तो आप जो है ना 3 लाइन कंसीडर करिए। पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक लाइन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। एक लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। अब ये 3 लाइनें दे रखी हैं, ठीक है। मान लो लाइन L1, L2, लाइन L3। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन L3 है। तो अगर तीनों लाइनें एक पॉइंट से पास कर रही हैं, इस पॉइंट को P बोला, तो ये ना ये पॉइंट का जो नाम है पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, तो पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखें। तो 3 पॉइंट अगर सेम लाइन से पास कर रहे हैं, 3 लाइनें अगर एक पॉइंट से पास कर रही तो क्या होता है कि उनके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आती है। अगर वो कोफिशिएंट से बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो आप बोलोगे तीनों लाइनें जो है वो कॉन्करेंट है। जैसे कि लाइन आपको पता है ये a1x प्लस b1y प्लस c1, सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2, थर्ड लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3। तो x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, यहाँ c1, इधर क्या हो जाएगा a2 b2 c2, ये हो जाएगा a3 b3 c3। ये हमेशा अगर 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे लाइंस जो है वो कॉन्करेंट है। ठीक है, लिख लो।
अब इसमें एक टेस्ट कैसे करेंगे कॉन्करेंसी का? टू टेस्ट द कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, फर्स्ट फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप 2 लाइन से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं कोई भी 2 लाइंस को सॉल्व करके एक्स और वाई फाइंड आउट कर लूँ तो वो एक्स और वाई क्या होंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इफ दिस पॉइंट जो है वो तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी 2 लाइनें सॉल्व करी और 2 लाइनें सॉल्व करने के बाद जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी, अगर वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आप थर्ड लाइन में रिप्लेस करते हो, पुट करते हो, और उस पॉइंट को रखने पर लेफ्ट हैंड पार्ट जो है हमेशा राइट हैंड पार्ट के बराबर आ रहा है, दिस मीन्स कि वो पॉइंट जो है वो तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो आप बोलोगे कि जो तीनों लाइन है वो सेम पॉइंट से पास कर रही है या कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है। करेक्ट। और इतना ये सब जो है थ्योरेटिकल पार्ट है, पता होना चाहिए। पर इन जनरल अगर उसने बोला है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है, लाइंस कॉन्करेंट है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को 0 पुट करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इफ द लाइंस ax प्लस बी बाई प्लस पी बराबर 0 है ना। एक लाइन दे रखी है ax प्लस बी बाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी बाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक दूसरी लाइन दे रखी है x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पर p जो है वो नॉन ज़ीरो है, p इज नॉन ज़ीरो, एंड थर्ड इज x साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा, ये जो है वो 0 के बराबर है। अगर कभी भी ये 3 जो है लाइंस वो 0 के बराबर दी हुई हैं, है ना, और तीनों लाइंस जो है वो उसने बोल दिया है कॉन्करेंट है, लाइंस आर कॉन्करेंट, देखो पढ़ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ लाइंस कॉन्करेंट है, एंड फर्स्ट 2 लाइंस इंक्लूड द एंगल π/4। जो पहली 2 लाइनें हैं इनके बीच का एंगल जो है वो π/4, इसका फॉर्मूला हम अर्लियर क्लासेस में देख चुके हैं। तो a² प्लस b² निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि लाइंस आर कॉन्करेंट, अगर लाइंस कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। डिटर्मिनेंट क्या है वो देखते हैं। तो अगर मैं, चूँकि लाइंस कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा वो देखो, a एक्स कोफिशिएंट a, बाई का b, और यहाँ पे कांस्टेंट p, तो a b एंड p, दिस इज a b और यहाँ पर p। इस तरफ देखेंगे cos अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस p, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस p, ये हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा और माइनस p। थर्ड लाइन में जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और 0। अब देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, पर ये साइन जब भी हम साइन के साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लाइन जो स्टैंडर्ड होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, a पॉजिटिव, b पॉजिटिव और c पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और 0, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और 0। अगर मैं क्या करूँ कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करूँ, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। साइन कैसे लेते हैं? प्लस माइनस प्लस। कैसा लेते हैं? प्लस माइनस प्लस। तो a क्या करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू 0 यानी कि 0, माइनस यहाँ पे क्या माइनस कॉस अल्फा इंटू पी, तो क्या हो जाएगा p कॉस अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा p कॉस अल्फा, ये चला गया। दिस इज माइनस साइन, तो माइनस का b, ये ड्रॉप करोगे, ये ड्रॉप करोगे, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू 0 यानी कि 0, माइनस साइन माइनस p अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस का p साइन अल्फा, ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज। करेक्ट। फिर अगला क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। नेक्स्ट इज p, ये ड्रॉप करेंगे, ये ड्रॉप करेंगे, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ये बराबर आ जाएगा 0 के। 0 के बराबर आने का मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है? देखो यहाँ पर मिलेगा माइनस का p कॉस अल्फा, यहाँ मिलेगा माइनस का p कॉस अल्फा, दिस इज माइनस का p a कॉस अल्फा, दिस इज, यार ये देखो ना, ये चीज़ क्या हो जाएगी प्लस और अगेन माइनस, दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का पी बी साइन अल्फा, माइनस का पी बी साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का p टाइम्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 और ये 0। करेक्ट है। अब मैंने p जो है वो कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया। p से अगर मैं डिवाइड कर दूं, p जो है p से अगर मैं डिवाइड करें, मान लेते हो कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से p कहीं पर देखो p नॉन जीरो लिखा हुआ है, डिवाइड कर सकते हो, नॉन जीरो पॉजिटिव है ना। तो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का a कॉस अल्फा, हमें मिल जाएगा माइनस का a कॉस अल्फा, ये मिल जाएगा माइनस का b साइन अल्फा, ठीक है,
और प्लस का 1 ये बराबर 0। तो माइनस का a cos अल्फा, अच्छा बेसिकली यार ये चीज़ देखो ना, ये भी चीज़ आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये माइनस का बन जाएगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ये साइन जो है वो माइनस का बन जाएगा, दिस इज माइनस, ये माइनस, ठीक है, माइनस का a cos अल्फा माइनस का b साइन अल्फा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो यहाँ से माइनस से थ्रू आउट दिस, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को मिल जाएगा a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा प्लस b साइन अल्फा, है ना, +1 इज इक्वल टू 0, +1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमें यहाँ तक एक रिजल्ट मिलेगा। जैसे ये रिजल्ट मिला, अब इसके बाद सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन बोला है, पहला तो आपने कोर करंट के लिए कंडीशन बना दी, उसने बोला है द फर्स्ट 2 लाइन्स इंक्लूड एन एंगल π/4। पहली जो 2 लाइन है उनके बीच में एंगल π/4 बन रहा है। द फर्स्ट लाइन इज, लिखता हूँ मैं, ax + by + p = 0, ठीक है, ये आर्टिकल के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहली लाइन जो है वो क्या है, ax + by + p = 0। अब मान लो आपने लिखा है ना, ये एक पहली लाइन है। दूसरी लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p = 0। दूसरी लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p = 0, है ना। एक आपने लिखा हुआ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p = 0, x cos अल्फा प्लस y, हाँ करेक्ट है। तो ये 2 लाइन है, पहली लाइन है ax + by + p = 0 एंड सेकंड लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p = 0, ठीक। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। मान लेते हैं कंडीशन कैसी, ये 2 लाइनें कुछ इस तरीके से हैं और इनके बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, और ये थीटा कितना है, π/4 दिया हुआ है, फर्स्ट 2 लाइन्स के बीच में π/4 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा, ये बराबर हो जाएगा tan π/4, और ये फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं स्लोप की। इस लाइन का स्लोप बताओ, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा माइनस का a/b, माइनस का a/b, तो m1 क्या, माइनस का a/b। इस लाइन का स्लोप बोलें तो माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। क्या मेरी बात समझ में आई। डिवाइडेड बाय 1+, तो 1+, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा a/b इंटू cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा मॉड। अब देखो tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर माइनस का a साइन अल्फा प्लस का b cos अल्फा, तो ये आएगा माइनस का a साइन अल्फा प्लस का b cos अल्फा, ठीक। डिवाइडेड बाय, करेक्ट है। नीचे वाला पार्ट क्या आएगा, b साइन अल्फा प्लस a cos अल्फा, और नीचे का b साइन अल्फा से कट गया, तो मैंने वो पार्ट डायरेक्टली हटा दिया। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर b साइन अल्फा प्लस a cos अल्फा। इज इट क्लियर। अगर ये बात समझ में आई, अच्छा ये सब जो है ना मॉड के अंदर चल रहा है। अब देखो यहाँ से अगर मॉड आप नहीं लगाओगे तो गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है। चांसेस क्यों हैं, क्योंकि अपने को नहीं पता ये चीज़ अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो मॉड हटाते हैं, जब सब कुछ अननोन है तो एक बार मैं इसको प्लस लेके सॉल्व करूँगा, एक बार माइनस लेके सॉल्व करूँगा। तो मान लेते हैं एक बार सब कुछ सही है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो अगर हम 2 केस बनेंगे, और वो 2 केस क्या बनेंगे वो देखो अगर पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्ट रेजल्ट 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज़ ऐसी लिखी रहेगी। और अगर नेगेटिव होगा तो ये चीज़ तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे 2 केस मिलने वाले हैं, और वो 2 केस में यहाँ पर चलो और आगे लिख दे रहा हूँ। तो मिलेगा b साइन अल्फा प्लस a cos अल्फा, यहाँ मिलेगा b साइन अल्फा प्लस a cos अल्फा, ठीक है। ये बराबर आएगा b साइन अल्फा प्लस a cos अल्फा बराबर आएगा, पॉजिटिव साइन लिया तो माइनस a साइन अल्फा प्लस b cos अल्फा, तो ये बराबर आएगा माइनस का a साइन अल्फा प्लस b cos अल्फा। अच्छा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, यही सेम चीज़, तो ये b साइन अल्फा प्लस a cos अल्फा। ये मॉड की ओपनिंग है, ध्यान रखना, ये माइनस से खुलेगा, माइनस से खुलने का मतलब माइनस आएगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव का मतलब ये आ जाएगा a साइन अल्फा प्लस b cos अल्फा। अब ये सोचो तुमसे पूछा गया, तुमसे पूछा शायद a² प्लस b², करेक्ट। क्या पूछा, a² प्लस b²। अब जरा ये देखें, ठीक, एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक रिजल्ट बनाया था हमने सबसे पहले,
सबसे पहले एक रिजल्ट बनाया था, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा की वैल्यू कितनी, -1 आएगी। अगर मैं बात करूं a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा की वैल्यू की तो -1 आएगी। a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा की वैल्यू -1 आएगी। अब देखते हैं यार, ये cos अल्फा प्लस b sin अल्फा ये -1 प्रीवियस इक्वेशन से लिखा हुआ है, तो ये चीज़ पहले जो है वो -1 दे रखी है, तो ये चीज़ भी -1 है, तो ये चीज़ भी -1 दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि b cos अल्फा माइनस a sin अल्फा बराबर -1। तो यहाँ से दो रिजल्ट मिले, पहला मिला b cos अल्फा माइनस a sin अल्फा की वैल्यू -1। क्या मिला, b cos अल्फा माइनस a sin अल्फा की वैल्यू -1। यहाँ से मिला b cos अल्फा प्लस a sin अल्फा की वैल्यू -1, b cos अल्फा प्लस a sin अल्फा की वैल्यू -1। अब पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालो। तो देखो, अगर आप यहाँ से इन्हें सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे अच्छा क्या, सॉल्व करने तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है कि आप स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो स्क्वायर करके ऐड करने पर क्या हो जाएगा, देखो ये क्या मिल रहा है, इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, बराबर कितना, अच्छा प्लस दूसरा वाला जोड़ो इसमें, जब दूसरा वाला ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, दूसरा वाला ऐड करो, ये कितना आएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बराबर कितना 2, 1 + 1 कितना 2, 1 + 1 कितना 2, माइनस का 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का 2ab साइन, कट गया, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। या एक और काम करें, करेक्ट है ना, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, एक मिनट मैं रीचेक कर लेता हूं। यहां पर हमें एक इक्वेशन मिली थी a साइन अल्फा प्लस b कॉस अल्फा, a साइन अल्फा प्लस b कॉस अल्फा, यहां से हमें इक्वेशन मिली थी, ठीक है, और वहां ऊपर से इक्वेशन मिली थी b कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा, b कॉस अल्फा माइनस का a साइन अल्फा, करेक्ट है। तो आप जोड़ दें यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है, तो ये डायरेक्टली जोड़ के देखोगे तो यहाँ से अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे हम, इसको ऐसे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये कर लेना आप सॉल्व दोनों को। तो जब आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है, वो दिख भी रहा होगा। देखो अगर ये दो इक्वेशंस मिली है, जो दोबारा बता दें, एक इक्वेशन क्या मिली यहाँ से b cos अल्फा माइनस a साइन अल्फा की वैल्यू -1, b cos अल्फा माइनस a साइन अल्फा की वैल्यू -1, और यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को b cos अल्फा प्लस a साइन अल्फा की वैल्यू -1, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर मैं इन दोनों को ऐड ही कर दूं तो कितना आएगा 2b cos अल्फा बराबर -2, तो यानी कि b cos अल्फा की वैल्यू -1, तो cos अल्फा की वैल्यू जो है ना 1 आ जाएगी, cos अल्फा 1 आ रहा है। जैसे cos अल्फा 1 आया तो वहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो वहाँ से आपको b मिल जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिख लें, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बीच बीच में कई सारे आर्टिकल आ रहे हैं, उनको नहीं लिखना है, केवल क्वेश्चन नोट करें और जो सॉल्व किया वो लिखें।
ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट के रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो पॉइंट का रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि इस डायग्राम में देखें, अगर ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, दिस इज अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन आप किस किस के अबाउट देख सकते हो। सबसे पहला एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, है ना, लाइन, कोई लाइन दे रखी है इसके अबाउट, तो जिसके अबाउट देखेंगे तो कहाँ रिफ्लेक्शन मिलेगा और क्या होगा वो यहाँ से देख के समझते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं इस पॉइंट पी के रिफ्लेक्शन की बात करूं और किसके अबाउट बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो मान लेते हैं, तो जब भी रिफ्लेक्शन की बात करो तो आप तो ये मान लो, जैसे कि यहाँ समझ लेते हैं, मान लो कि ये लाइन है, ये लाइन पे ये पॉइंट दिया हुआ है, अगर इसका रिफ्लेक्शन इसके अबाउट देखना है तो इसको मिरर मान लो, ठीक है, अगर ये चीज़ मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो अगर ये मिरर है तो इसका रिफ्लेक्शन जस्ट नीचे आएगा, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पे नीचे मिल जाएगा, तो ये पॉइंट पी डैश होगा। अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना है तो कोऑर्डिनेट लिखने तो कैसे लिखोगे भाई, इसके लिए ना ये पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, नेगेटिव कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, तो एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई में चेंज आएगा, यानी कि एक्स कॉमा माइनस वाई जो है वो पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, एक्स कॉमा माइनस वाई, तो दिख रहे हो। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अबाउट देखोगे तो वाई एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट इधर था, तो इसको मिरर मान लो तो इधर मिल जाएगा। ओरिजिन के अबाउट देखोगे तो ये मिल जाएगा, पी था तो एस मिल जाएगा। लाइन के अबाउट देखेंगे, अगर ये लाइन है, इस लाइन के अबाउट देखोगे तो लाइन को मिरर मानोगे, इधर मिल जाएगा, करेक्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एन आर्बिट्रेरी लाइन, ठीक है, तो पहले तो ये लिखें। अब मान लिया जाए कि रिफ्लेक्शन जो अबाउट अ पॉइंट कैसे निकालेंगे, किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी लाइन, अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसी भी आर्बिट्रेरी लाइन के अबाउट देखना है, द इमेज एच कॉमा के, मान लेते हैं आपका पॉइंट पी एक्स वन वाई वन था, इन जनरल कोई भी पॉइंट आपका एक्स वन वाई वन था, इसका इमेज जो है उस लाइन के अबाउट एच के मिल रहा है, तो ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 इज द गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, है ना। तो आप क्या लिखोगे, उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन इज रिटन बाय दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, h माइनस एक्स वन अपॉन ए, k माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, ये सारी चीज़ें नोट करें, डायग्राम भी बना लें।
ठीक है, ये नोट किया होगा। अब देखें, एक तो आपने फॉर्मूला लिखा किस चीज़ का, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एनी आर्बिट्री लाइन। अगर कभी भी किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसी लाइन के अबाउट लिखना है तो आप इस इक्वेशन से लिख सकते हो, ठीक है। H माइनस, मान लेते हैं, मान लो कि जैसे कि सिचुएशन कैसे समझते हैं, इस बात को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये लाइन थी आपकी, ये कोई पॉइंट है P, x1, y1, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिल रहा है P डैश H, K। तो कभी भी अगर आपको किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसी लाइन यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये ऐसा मिल रहा है, तो इसको, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस लाइन के अबाउट लिखने का जो फॉर्मूला है वो आपने अभी देखा। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है आपके सामने H माइनस x1 अपॉन, सारा पुट कर लोगे। यहाँ पे जो -2 आ रहा है, अगर मैं इसे हटा दूँ और केवल बात करूँ कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? ये वाला पॉइंट, अगर अल्फा बीटा निकालना है केवल, कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट की, इसको अल्फा बीटा मान लिया जाए, तो अगर अल्फा बीटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखना है तो ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या करोगे आप, यहाँ से अगर 2 माइनस कर दोगे, देखो सेम चीज़ चल रही है, H की जगह क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस x1, ये पॉइंट क्या माना? अल्फा माना, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, बीटा माइनस y1 अपॉन बी, वहाँ H के चल रहा था जब अपने को रिफ्लेक्शन लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा सेम चीज़ -ax1 प्लस बी वाई वन अपॉन सी अपॉन। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट कर ले कि जब आपको किसी पॉइंट के अबाउट, लाइन के अबाउट पॉइंट का रिफ्लेक्शन लिखना है तब क्या यूज़ करेंगे, और जब आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तब क्या यूज़ करेंगे। ये चीज़ लिख ली होगी, ये और लिख लें। आगे चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, है ना, एक्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? देखो कि मान लो कि पॉइंट P कोई था x, y, समझना, पॉइंट P कोई x, y है, या ऐसे चलो मैं समझा देता हूँ अलग से बना के। ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, करेक्ट। ये पॉइंट O जो है वो 0, 0 है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है x, y, इस पॉइंट की पोजीशन जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x, y है। अगर हम एक्सेस के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जा रहा है O डैश पे, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया O डैश पे, मेरे बात समझ में क्या बोला मैंने? ओरिजिन को आपने शिफ्ट किया O डैश पे, और जिस पॉइंट पे शिफ्ट किया इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान सकते हो, H के मान सकते हो, डिपेंड कर रहा है आप पे कि आप किस तरह से याद कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करने के लिए अल्फा बीटा समझा रहा हूँ। मान लेते हैं ये पॉइंट कभी यहाँ रहा होगा, ओरिजिनली यहीं पे था, थोड़ी देर के बाद आपने जब इस ओरिजिन को शिफ्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, तो इसकी नई पोजीशन हो गई। जब इसकी पोजीशन नहीं हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो इसके कोऑर्डिनेट x, y थे। अब अगर अभी भी आप इसी पॉइंट की बात करोगे पर ओरिजिन आपका O डैश हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट भी कुछ चेंज हो गए होंगे। मान लिया जाता है, चलो इसको H के मान लेते हैं, शायद स्टैंडर्ड H के लेके चलते हैं NCERT वगैरह में, मैं आपको वहीं से बता दे रहा हूँ तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपके पैरामीटर्स में, है ना। अच्छा, ये जो है ना पॉइंट P डैश हो जाएगा, मान लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में। मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ, थ्योरी आप खुद से लिख लेना। ठीक है, ये पॉइंट जो है P डैश है, ये पॉइंट P डैश है, ये हो जाएगा x1, y1 मान लो, या x डैश, y डैश मान सकते हो, x डैश, y डैश मान लेते हैं। नए जो नए पॉइंट की बात करें तो उसको मैंने x डैश, y डैश मान लिया। अगर इसको x डैश, y डैश माना है तो देखो यार होगा क्या, अब समझना। यहां पर ये जो है आपका नया एक्सेस हो जाएगा, इसको कलर चेंज कर देता हूं, this will be your new axis।
अब मैंने इसको जो है ना एक्स डैश का नाम दिया, इसको जो है वाई डैश का नाम दिया, करेक्ट। सोचना, ठीक, कुछ इस तरह से बनाया डायग्राम। अब देखो यार कि आपने ना ये P और ये पॉइंट P डैश, ये दोनों सेम पॉइंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, P डैश को इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, करेक्ट। अच्छा सोचो, जरा सा ये सोचो कि अगर आप इस वाले पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो 10 और थोड़ा सा ये आगे एक्सटेंड कर रहे हो, ये बिल्कुल सेम तरीके से ना, सेम तरीके से कहानी इधर भी चल रही है ऐसा। मैं अगर आपसे इन जनरल पूछूं तो आपसे ये पूछूंगा कि भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है वह x है। फिर आपसे कहूं कि मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस बता दो, तो आप कहोगे इसकी डिस्टेंस जो है y है, करेक्ट। अब मैं आपसे कहूं कि यार ये वाली डिस्टेंस बोल दो, तो तुम क्या कहोगे, ये वाली डिस्टेंस जो है वो y डैश है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो आप बोलोगे y डैश है। सेम तरीके से मैं तुमसे ये पूछूं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे ये वाली डिस्टेंस जो है वो x डैश है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x डैश है। ये वाली डिस्टेंस जो है वो x डैश है। तो मेरी बात समझना जरा। अच्छा, अब ये चूंकि h कॉमा k है, तो h कॉमा k अगर मैं ये इस पॉइंट को इसके रिस्पेक्ट में ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आएगा यार कि ये जो डिस्टेंस है वो अपने आप में h है और ये जो डिस्टेंस है वो अपने आप में k है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, जो x जो है वो दिख रहा है x डैश प्लस h के बराबर, और y जो है सेम तरीके से y जो दिख रहा है वो y के दिख रहा है k प्लस वाई डैश के बराबर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ y डैश प्लस k के बराबर। तो अगर कभी तुम्हें नया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस में x डैश लिखना है तो ये क्लियरली दिस इंप्लाइज दैट x डैश शुड बी x माइनस h एंड y डैश शुड बी y माइनस k। दिस इज द आर्टिकल, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, जहां से आप एक्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन समझ सकते हैं, करेक्ट। यही चीज़ आपको यहाँ बेसिकली समझाई गई है जो आपको समझ में आ जाएगी। x बराबर एक्स डैश प्लस अल्फा, अल्फा क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट को जहाँ हमने h के लिया है वो अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट किया है, तो डिपेंड कर रहा है कि आप पैरामीटर क्या ले रहे हो, y बराबर वाई डैश प्लस बीटा आ जाएगा, करेक्ट। तो ये अंग्रेजी जो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको आप, और ये जो है ना नोट कर लें। तो बेसिकली आप ये डायग्राम से बना लो यार, है ना, आपका टाइम भी बचेगा। जो मैंने बोला वो अपने शब्दों में लिख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब रोटेशन ऑफ एक्सेस की बात करते हैं विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन। पिछली बार हमने क्या किया, ओरिजिन शिफ्ट किया। इस बार हम ओरिजिन को शिफ्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, बस रोटेशन ऑफ एक्सेस करने वाले हैं। देखो इस आर्टिकल के अंदर ना मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाएंगे। वो तरीका क्या है वो ध्यान से देंगे। देखो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड एज सच कुछ नहीं है, पर क्या है वो देखते हैं। भाई मेरी बात समझो, ये इसने ऐसा कुछ बोला है कि रोटेट कर दिया एक्सिस को। एक्सिस को रोटेट करने का मतलब क्या है, आप तो ये समझना कि ये जो है आपका एक्स एक्सिस था और ये पहले हम ज्योमेट्रिकली बना लेते हैं, उसके बाद करना कैसे वो देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। मान लो कि इस एक्सिस को रोटेट किया गया, शिफ्ट नहीं, ओरिजिन विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन। ये चीज़ ध्यान रखना, विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन। आप ओरिजिन को शिफ्ट नहीं कर सकते। लास्ट वाले में और इस वाले में अंतर देख लेना। लास्ट वाले में क्या था कि आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया हुआ था, ओरिजिन को शिफ्ट किया हुआ था ना, तो इसमें क्या है ना, ओरिजिन को शिफ्ट नहीं करना है।
विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन, विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन को बिना शिफ्ट किए बात करूं तो लेट से मान लेते हैं आपका पॉइंट जो है वो ओ यहाँ पर है। एक्सिस को रोटेट करने का मतलब, सॉरी थोड़ा सा, मान लो कि ये जो है x जो पोजीशन थी इसको आपने घुमा दिया थोड़ा सा, ये x डैश आ गया, कितना रोटेट किया, थीटा डिग्री इधर रोटेट किया। कुछ ऐसा समझ में आ रही बात? इसको थीटा डिग्री रोटेट किया तो अगर ये नया एक्सेस x डैश मिला तो जो y था वो थीटा डिग्री इस तरफ रोटेट हो जाएगा कहीं, तो ये जो नया है ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। ये भी ऑब्वियस सी बात है, थीटा जितना एंगल ये होगा उतनी डिग्री वो रोटेट हुआ होगा। तो दिस इज द आइडिया अबाउट द रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन, है ना। ओरिजिन को बिना शिफ्ट किए हुए एक्सिस का रोटेशन कर रहे हो आप। अब इस केस में अगर मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री वगैरह देखूं तो यहाँ से हमें ज्योमेट्रिकली मिलता क्या है वो देखो। x बराबर x कैन बी रिटन एज x बराबर x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, मैं ये लिख सकता हूँ। और y बराबर अगर बात करूँगा तो हो जाएगा x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। ये कैसे आ रहा है इसका तरीका वो आसान है, ठीक है। और x डैश बराबर अगर लिखेंगे तो x से x डैश लिख रहे हो, इसका मतलब x जो था वो ओल्ड था, तो ये जो है ना ये क्या है, दिस इज ओल्ड टू न्यू। आप समझोगे कैसे इसको, समझोगे ओल्ड टू नए, मतलब पुराने से अगर नए पे जा रहे हो, ओल्ड टू न्यू, तो x बराबर इस तरह से लिखेंगे। और अगर न्यू टू ओल्ड आ रहे हैं, है ना भाई, देखो ना x डैश y डैश लिख रहे हो, x डैश y डैश लिखने का मतलब है कि आप सॉरी ये न्यू टू ओल्ड हो गया ना भाई, नए वाले की हेल्प से पुराना वाला निकाल रहे हो। एक्स डैश वाई डैश पता थे तो उसकी हेल्प से निकाल रहे हो, तो ये हो गया न्यू टू ओल्ड, ठीक है। ये वाला पार्ट हो जाएगा नए से पुराना। नए से पुराने का मतलब कैसे, क्योंकि आपको एक्स डैश वाई डैश पता है तो उसकी हेल्प से आप एक्स वाई लिख रहे हो। एक्स वाई क्या है, ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट है, तो ये हो जाएगा न्यू की हेल्प से ओल्ड लिखना, और ओल्ड की हेल्प से नया लिखना मतलब हो जाएगा एक्स डैश बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, करेक्ट। नीचे वाई डैश बराबर माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है, प्लस वाई कॉस थीटा। ये चीज़ जो है वो आपकी इस तरह से आपको मिलेगी। अब इसको कैसे लिखना है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए एक टेबल बनाई हुई है, टेबल एज वेल एज छाप दो बिल्कुल। कैसे करना है भाई, ओल्ड न्यू आप समझें, जैसे कि आप ऐसे बनाएं एक्स और वाई, एक्स डैश वाई डैश। अब जैसे मान लेते हैं आपको एक्स डैश लिखना है, तो देखो टेबल याद रखना, एक्स डैश लिखना है तो एक्स डैश बराबर क्या होगा, ये उठाओ, एक्स के नीचे क्या कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अगर मैं कहूँ वाई डैश लिखना है तो वाई डैश बराबर क्या, माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है, प्लस वाई कॉस थीटा। चेक करो यही आ रहा है क्या, एक्स डैश बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। वाई डैश बराबर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, करेक्ट। तो कुछ नहीं करना। अब मान लो तुम्हें तुमसे कह रहा है कि एक्स वाई लिख के दिखा दो, तो एक्स वाई लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो वो भी टेबल से ही लिखना है। कैसे लिखना है वो देखो, एक्स अगर लिखना है भाई तो एक्स लिखना है, देखो एरो बनाया हुआ है, एक्स लिखना है तो एरो बनाया हुआ है, एक्स डैश कॉस थीटा, है ना, एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई माइनस वाई डैश साइन थीटा हो जाएगा, तो क्या आएगा एक्स डैश कॉस थीटा और माइनस का वाई डैश साइन थीटा, करेक्ट। आई होप मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी। देखें एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखो करेक्ट है ना, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा आ गया, वही आ जाएगा डायग्राम से। और जब वाई बराबर लिखना है तो नीचे चलते चले जाओ, देखो वाई बराबर क्या है, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बेसिकली द टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आइडिया तो है ही, ठीक है, और कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि आप प्रूफ कैसे आ रहा है, अगर क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हम आर्टिकल लेंदी है, इसलिए आप क्या करें कि उस केस में आप ये टेबल ध्यान रखिए, जब शिफ्ट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो बिना शिफ्टिंग के, तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें लिखना आना चाहिए कि ओल्ड टू न्यू जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, न्यू टू ओल्ड। तो ये टेबल बना लें और ये डायग्राम बना लें एक, ठीक है।
और आसान है ना, आप ही देख रहे हैं, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ओल्ड न्यू है ना, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ऐसे भी याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है थ्रू व्हाट एंगल शुड द एक्सेस बी रोटेटेड सो दैट द इक्वेशन मे बी चेंज टू दिस। अब सोचो कि अपने को थीटा निकालना है ना, तो एक्सेस को किस एक्सेस पे रोटेट किया जाए कि इक्वेशन जो है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो बेसिकली क्या है, एक्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्सेस का रोटेशन है विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो इसके लिए जस्ट सिंपल सी बात यह है कि मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि आप जो है इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इसमें। तो अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो x को मैं कैसे लिखूंगा, x को कैसे लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो x को कैसे लिखेंगे आप ये देखें, x को क्या लिखोगे, x को लिखोगे आप ये वाला x डैश, x को क्या लिखोगे x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ठीक है। x बराबर लिखोगे x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 9 टाइम्स x की जगह क्या x डैश कॉस थीटा है ना माइनस वाई डैश साइन थीटा, ठीक। कैलकुलेटिव सवाल है थोड़ा सा, क्या लिखेंगे x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। अच्छा, और y को क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे आप x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, x डैश साइन थीटा, x डैश साइन थीटा माइनस का 2√3, चलो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसको लिखेंगे आप माइनस का 2√3, x की जगह क्या x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ब्रैकेट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा है ना, x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, y की जगह x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने लिखा प्लस 7y स्क्वायर, प्लस 7y स्क्वायर का मतलब क्या है, y स्क्वायर है x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 10, ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, इसको आप इस फॉर्मेट में लेके आए और कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो थीटा की फाइनल वैल्यू होगी। तो देखें, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जाएं तो 9 तो बाहर चल रहा था, 9 तो बाहर चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट ओपन करोगे तो हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, एक्स डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x डैश वाई डैश साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। माइनस का 2√3 चल रहा है, माइनस का 2√3 चल रहा है, ब्रैकेट लगाओ और इधर देखो क्या आएगा, इधर आएगा x डैश इंटू एक्स डैश, तो x डैश स्क्वायर कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स डैश स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा सा एक्स डैश स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पार्ट आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स डैश वाई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। अगला क्या है, माइनस एक्स डैश वाई डैश साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स डैश वाई डैश साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज माइनस वाई डैश स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वाई डैश स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। प्लस अगला क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स एक्स डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 टाइम्स एक्स डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2x डैश वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। 2x डैश वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा बराबर की तरफ क्या आ गया, 10 आ गया, बराबर की तरफ आ गया 10, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या काम कर सकते हो तुम, क्योंकि हमें जो है कंपेयर किससे करना है, इससे करना है। तो एक्स स्क्वायर का टर्म बनाना है, वाई स्क्वायर का टर्म बनाना है और एक्स वाई वाला, क्योंकि एक्स वाई तो आएगा ही, एक्स वाई का उसमें 0 है तो हम कंपेयर कर लेंगे।
सबसे पहले मैं अगर एक्स डैश स्क्वायर के टर्म इकट्ठे करना चाहूँ तो एक्स डैश स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है वो देखो यार। एक्स डैश स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएंगे, ये 9 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ दिख रहा है, और एक्स डैश स्क्वायर कहाँ है, और एक्स डैश स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो 9 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, 9 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स डैश स्क्वायर का मतलब है ये माइनस का 2√3, ये और ये पार्ट एड ऑन हो जाएंगे, तो माइनस का 2√3 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2√3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक पार्ट ये आया, और यहाँ पर आएगा 7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज कंप्लीट, है ना, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तो जो है ना एक्स डैश वाई डैश वाले टर्म बता दो, तो जैसे आप एक्स डैश वाई डैश वाले टर्म ढूंढना स्टार्ट करोगे तो मुझे देखना क्या आएंगे, जरा बताना जरा, है ना। 9 2 जा 18, है ना, 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा यार, देखो 9 2 जा 18 साइन थीटा कॉस थीटा, 18 साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। आगे देखते हैं, यहाँ पर जब आप एक्स डैश वाई डैश वाले टर्म ढूंढोगे तो देखो माइनस का 2√3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2√3 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। तो माइनस का 2√3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिखा माइनस का 2√3, ठीक है, माइनस का 2, अच्छा माइनस का 2√3 जो कॉमन ले लेता हूँ मैं, माइनस का 2√3, अगर माइनस का 2√3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, चलो लिख ही देता हूँ, माइनस का 2√3 कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, ये आएगा, और प्लस का 2√3 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का आएगा 2√3 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आएगा। अच्छा, बचा हुआ है अभी एक्स डैश वाई डैश का टर्म एक और बचा हुआ है, ये कितना बचा हुआ है, 7 2 14, है ना, 14 साइन थीटा कॉस थीटा और आ जाएगा, 14 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो सामने की तरफ और आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 14 एस सी लिख दे रहा हूँ, एस इंटू सी। इसी तरीके से ना एक टर्म और आएगा, मेरी बात समझना, इसी तरह से एक टर्म और आएगा। अब अपने क्या करना है, इसमें कंपेयर करना है, तो जब कंपेयर करेंगे तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, तो जब एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है तो इसका जो पूरा कोफिशिएंट बन रहा है 18 टाइम्स, इसको ना आप 0 कर सकते हो। तो जैसे आप इसको 0 करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये जो है, ये आप सोचो यार, 18 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 18 साइन थीटा कॉस थीटा होता है आपका 9 साइन 2 थीटा, करेक्ट। ये क्या होता है 7, 14 का था 7, तो डबल एंगल का फॉर्मूला बनेगा, तो 9 साइन 2 थीटा प्लस 7 साइन 2 थीटा, 16 साइन 2 थीटा, तो ये और ये मिलके क्या हो जाएगा 16 साइन 2 थीटा। तो मैं चलो लिख दे रहा हूँ ना, तो मैं बेसिकली आइडिया बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद आपको जो है अगला वाई स्क्वायर वाला भी लिखना है, तो चूंकि ये वो लाइन मिलेगी जो आपने एक्सेस को रोटेट किया तब आपको मिल रहा है, तो जब एक्सेस का रोटेशन करके ये लाइन क्या दी हुई है, ये दी हुई है, तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो अगर इसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 0 कर दिया है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो मैंने देखा कि जब मुझे ये मिल गया, तो अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें आपको इससे ज़्यादा सॉल्व करने की नीड भी नहीं है, जब तक कि आपको प्रॉपर सब्जेक्टिव सॉल्व ना करना हो। तो आप इसको उठा के 0 कर दीजिए। इसको उठा के 0 करने का मतलब क्या है कि 18 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब है ये बन गया आपका 9 साइन 2 थीटा यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला, एंड दिस इज 7 साइन 2 थीटा, तो 9 से 16 बन जाएगा। तो मैंने लिखा 16 साइन 2 थीटा, थोड़ा सा ये यहाँ पर देखो यार, माइनस का 2√3 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2√3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा, दिस इज कॉस 2 थीटा। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट you can say that 16 sin 2 theta is equals to 2√3 cos 2 theta. Is it correct? तो क्या मैं कह सकता हूँ tan 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है ना, tan 2 थीटा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर अपने को sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा पता है तो क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम tan 2 थीटा निकाल पा रहे हैं तो वहाँ से हम थीटा जो है इलेबोरेट थीटा निकाल पाएंगे। और हमसे क्या पूछा गया, हाँ, थ्रू व्हाट एंगल द लाइन शुड बी रोटेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम वहाँ से थीटा फाइंड, थीटा कुछ भी आ सकता है, जो थीटा आएगा वो अपना आंसर है, करेक्ट।
तो बेसिकली करना क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, नोट करें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस पर आपको जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। थोड़े से लेंदी होते हैं क्वेश्चंस क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा होता है, करेक्ट। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एंगल बाइसेक्टर्स का, और एंगल बाइसेक्टर्स के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बचा है इसमें होमोजेनिटी। इसमें हम देखते हैं कि पेयर ऑफ लाइन्स या फैमिली ऑफ लाइन्स के नाम से इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो एक पार्ट बचा हुआ है। उससे पहले एंगल बाइसेक्टर देखेंगे, एंगल बाइसेक्टर में क्या कंडीशन होती है वो देखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस स्ट्रेट लाइन का थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे, देन चैप्टर क्लोज करेंगे। तो यहाँ तक जो है जितना भी बताया गया इसको आप अच्छे से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू।